मेंडल की सफलता के कारण ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से मेंडल को सफलता मिली। सबसे पहली बात करते हैं इसी के बारे में। तो इन्होंने जो पौधा चुना था, मटर का पौधा चुना, और मटर का पौधा शुद्ध था। यानी कि पहला रीज़न तो यही है कि वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। अब आनुवांशिक रूप से शुद्ध प्लांट इन्होंने चुन लिया, ये भी इनकी सफलता का पहला रीज़न था। सेकंड पॉइंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में स्पष्ट रूप से दिखने वाले सात विपर्यासी लक्षणों को ही शामिल किया। मतलब इन्होंने केवल 7 लक्षण चुने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और 7 विपर्यासी यानी कि अलग अलग 7 लक्षण चुन लिए। ये भी एक सफलता का रीज़न रहा। अब 2 बात हो चुकी हैं जो कि इनकी सफलता के रीज़न को समझाती हैं। तीसरी बात, इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया। अर्थात इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर एक लक्षण किसी पीढ़ी में कैसे जाता है और अपना प्रभाव कैसे स्पष्ट करता है, यानी कि एक बार में एक लक्षण की अध्ययन किया इन्होंने। ये इनकी सफलता का तीसरा रीजन है। अब बात करते हैं आगे। इन 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशांगति को, इन 7 विपर्यासी लक्षणों की जो वंशानुगति है, मतलब एक पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, 7 विपर्यासी लक्षण कैसे जाते हैं और इनको कौन सी जीन नियंत्रित करती है, कौन से कारक नियंत्रित करते हैं, ये जो 7 जीन हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होती है। ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये सफलता का रीजन नहीं है। सफलता का रीजन अलग है, जिसके कारण मेंडल अत्यधिक भाग्यशाली थे। अभी भी आप नहीं समझे होंगे कि मेंडल कैसे अत्यधिक भाग्यशाली थे। मैं आपको क्लियर करता हूँ ये वाली बात। यहाँ पर लिखा है कि वे 7 जो जीन हैं जो गुणसूत्रों पर स्थित हैं, 7 विपर्यासी लक्षणों के जो जीन हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित हैं। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो जाती है। इसके बाद वे सहलग्नता के प्रक्रम से बच गए, इसीलिए मेंडल अत्यधिक भाग्यशाली थे। अब ये सहलग्नता क्या होती है? सहलग्नता एक ऐसा कैरेक्टर होता है, मतलब जब पीढ़ियों में जो लक्षण जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तो पैतृक यानी कि माता पिता के लक्षण अगर जीन के साथ जा रहे हैं या जीन आपस में मिलकर, एक से अधिक जीन आपस में मिलकर उन्हीं लक्षणों को बार बार शो कर रहे हैं, अलग लक्षण नहीं बना रहे हैं, तो ये सहलग्नता का केस हो जाता है। अब मेंडल भाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि मेंडल के नियम में जो 7 लक्षण चुने गए मेंडल के द्वारा, वो 7 लक्षण ऐसे थे जिनमें सहलग्नता का केस कहीं भी देखने को नहीं मिला, इसलिए मेंडल भाग्यशाली थे। यानी कि एक साथ लक्षण प्रकट नहीं हुए, बार बार जो लक्षण प्रकट हुए थे वो सभी के सभी लक्षण अलग थे। ये भी इनकी सफलता का एक रीजन है, इसीलिए मेंडल भाग्यशाली थे। मेंडल ने, अगली बात करते हैं, और कौन सा पॉइंट रहा कि जिसकी वजह से मेंडल भाग्यशाली मतलब सफल हुए उनके एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यानी कि F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी तक ही अपने प्रयोग सीमित किए, और उनके जो परिणाम निकले उनको बड़ी अच्छी तरह से उनका लेखा जोखा रखा। मतलब हर एक परिणाम का एक रिकॉर्ड इन्होंने तैयार करके रखा, उस रिकॉर्ड का फिर से विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। ये भी एक महान रीजन है, इनकी प्रयोग सफल हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 7 जोड़ी मेंडल के विपर्यासी लक्षण थे कौन से जिनको मेंडल ने चुना था, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला लक्षण है प्लांट की लंबाई, हाइट ऑफ प्लांट, यानी पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई जो है उसमें प्रभावी करैक्टर लंबापन होता है और अप्रभावी करैक्टर होता है बौनापन। यानी कि बौने जो पौधे होते हैं वो अप्रभावी होते हैं और जो लंबे पौधे होते हैं वो प्रभावी होते हैं। ये प्रभाविता का नियम जो है मेंडल का पहला नियम है, उसके बारे में, मेंडल के नियमों के बारे में बात करूँगा अगले टॉपिक में या अगली वीडियो में। ठीक है, जब मैं बताऊंगा कि प्रभाविता और अप्रभाविता वाला केस कैसा होता है और क्या होता है। दूसरा करैक्टर था पुष्पों की स्थिति, कि पुष्पों की स्थिति अक्षीय है या शीर्षद है, यानी कि एक्सिलरी या शीर्षद, यानी कि शीर्ष पे लगते हैं या फिर कक्षीय, यानी कि जैसे कक्षी कली होती है वहाँ पे लगते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा टॉप पे लगते हैं फ्लावर, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो उनमें कक्षीय जो वालापन है वो प्रभावी है और अप्रभावी है शीर्षद। अब फली का आकार, तीसरा करैक्टर, फूली हुई फली है तो वो प्रभावी है, संकुचित है यानी कि एक तरह से सिकुड़ी हुई है तो वो अप्रभावी करैक्टर है। चौथा है फली का रंग। देखो
करेक्टर तो ये है, लेकिन इनका शो होना, प्रकट होने वाला केस प्रभावी और अप्रभावी तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, ये एक लक्षण हो गया और ये इसके दो रूप हो गए, प्रभावी और अप्रभावी। इसलिए ये मत समझना कि ये भी एक लक्षण है, नॉट, ये लक्षण नहीं है, ये लक्षण इसी के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। लक्षण तो एक ही है, पादप की ऊंचाई, और पादप की ऊंचाई में दो केस होते हैं, दो रूप होते हैं, एक तो लंबेपन का और एक बौनेपन का, ये दो रूप दिखते हैं अलग अलग तरीके से। अब चौथा जो करेक्टर था जो मेंडल ने चुना, वो फली का रंग था, वो हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। तो हरा करेक्टर प्रभावी है और पीला करेक्टर क्या है, अप्रभावी है, अप्रभावी है। अगला है बीज का आकार। बीज का आकार गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। तो गोल है तो प्रभावी, झुर्रीदार है तो अप्रभावी। छठवा है बीज का कवच का रंग धूसर हो सकता है, तो धूसर तो प्रभावी हो गया, सफ़ेद अप्रभावी हो गया। बीज पत्र का रंग ये पीला होता है और हरा भी होता है, तो पीला है तो प्रभावी है। साथ में ये भी समझा कि इनके कौन कौन से 7 विपर्यासी करेक्टर थे। थैंक यू दोस्तों।